चलिए फिर 13.3 ये है रिवर्स चार्ज 13.3 में जो हम सर्विसेज के लिए अब देखेंगे। तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? गुड्स का रिवर्स चार्ज हम लोगों ने देख लिया था। अब सर्विसेज के रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या? सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। देखो, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द टैक्स इज लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब अब रेसिपिएंट को टैक्स भरना है। जो सर्विस रेसिपिएंट ने ली, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मान के चलो अपनी सर्विस रिवर्स चार्ज में, तो फिर अब टैक्स किसे भरना पड़ेगा? आप लोगों को, जीएसटी आप लोगों को भरना पड़ेगा। द टाइम ऑफ सप्लाई शॉल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो क्या है वहां पे? क्या था याद करो, वहां पे था बेटा डेट ऑफ पेमेंट, जब हम पेमेंट करेंगे या फिर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। याद आ रहा है आपको? कोई फर्क नहीं, यहां पे 31st की जगह 61 डे का टाइम, मतलब 60 डे इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस हम लोगों को करके देखना। और अगर इनवॉइस के इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज नहीं हुआ तो फिर 61st डे विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो अभी बोलो, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक। मतलब ये रेसिपिएंट रहता है, चलो यहां पे दिया हुआ है, देखो ये रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है बराबर, और ये सप्लायर ऑफ सर्विस है। ये इसको सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा। दूसरा डायग्राम लेते, ये सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस बराबर। तो देखो डेट ऑफ पेमेंट या एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, और तीसरा है बेटा 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, या आई कैन डायरेक्टली राइट 61st डे, 61st डे from the date of invoice, whichever is earlier, 61st day from the date of invoice or date of payment or entry in the books of recipient, whichever is earlier, ये माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स के केस में यहां पे क्या रहता है? गुड्स के केस में बेटा रिसिप्ट ऑफ गुड्स रहता है। और एक पॉइंट, यहां रिसिप्ट ऑफ सर्विस नहीं आएगा, क्योंकि सर्विस ऐसे दिखती थोड़ी ना है कि वो मिली या नहीं मिली, राइट? तो इसलिए डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो वहां पे दिया डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट इन डेबिटेड इन इज बैंक अकाउंट और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब ही 61st डे, राइट? विच एवर इज अर्लियर इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो एक एग्जाम्पल कर, Golden Industries Limited engaged in the service of Sandhu Transporter for road transport service of consignment on 25th 12/2018 and the made advance payment for the transport on the same date, that is 25/12/2018। तो ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट ने 25/12/2018 को पेमेंट कर दिया, 25/12/2018, ओके। However, the consignment could not be sent immediately on account of strike in the fact. Consignment नहीं भेज पाए Golden Industries Limited. Instead, was sent on 20th January 2019. Invoice received from the transporter on 22nd January 2019. तो इनवॉइस मिला 22/1/2019 को, है ना? डेट ऑफ इनवॉइस है 22/1/2019। यहां से हमको 60 डेज करके देखना। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर सर्विस? ट्रांसपोर्टर सर्विस में रिवर्स चार्ज आता है,
तो ऑफकोर्स यहां से 60 डेज तो बहुत लेट आएगा, है ना। 22 जनवरी से 22 फरवरी, 22 फरवरी से 24 मार्च आसपास, 24 मार्च के आसपास 61st डे आए। पेमेंट कब किया है? 25/12/2018 को, और बुक्स में डेबिट भी सेम दिन हो गया होगा, ऐसे मान के चलते दिया नहीं, विच एवर इज अर्लियर, तो 25/12/2018 इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 61 डे, आप कर सकते हो 61 डे, लेकिन यहां काम ही नहीं था करने, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है हमको 22/1 और 25/12, तो 25/12 इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। देन राजेश ऑफ आसाम रिसीव्ड सम टैक्सेबल सर्विस फ्रॉम लॉरियल इंटरप्राइजेस, है ना, लॉरियल इंटरप्राइजेस से उसने सर्विस ली कुछ, ऑफ यूके ऑन 1/12/2018, इस दिन सर्विस ली, फॉर विच द इनवॉइस वॉज रेज्ड ऑन 1 December 2018, इनवॉइस 1 December 2018 का। यहां से हम लोग कितना करेंगे बेटा? 61th डे निकालेंगे, 61st डे कितना आएगा? तो दिसंबर के 31 दिन, राइट, और जनवरी के 30 दिन, ये हो जाएंगे 60 डेज हमारे इनवॉइस की डेट से, मतलब 30 दिन जनवरी के होंगे, 30 दिन जनवरी के। और मैं गलत बोला कुछ तो भी निकाल के देखते हैं अपन। देखो, इनवॉइस है 1 दिसंबर का, है ना, ओके, 1 दिसंबर, तो यहां से 60 डेज देखना है। तो दिसंबर के कितने दिन है? 30, और जनवरी के 30 दिन, मतलब 60 डेज, 30th जनवरी तक 60 दिन होते, ओके। तो 61st डे होगा हमारा 31 जनवरी 2019, दिस इज हमारा 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अब इसको हम कंपेयर करेंगे बेटा, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट के साथ। तो डेट ऑफ पेमेंट देखो, पहले केस में क्या है? 1 जनवरी 2019, पहले केस में 1 जनवरी 2019, तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? 1 जनवरी 2019 इज टाइम ऑफ सप्लाई। और दूसरे केस में कितना है? देखो, 5/3/2019, 5/3/2019, मतलब विच एवर इज अर्लियर, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा सेकेंड केस, सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, सिंपल। फिर नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट where it is not possible to determine the time of supply in clause A or B, the time of supply shall be the date of entry in books of account of the recipient। तो देख चुके, तो ये पॉसिबल नहीं है ऊपर वाले मेथड से निकालना, मतलब ये डेट्स नहीं मिल रही हम लोगों को, तो फिर इनवॉइस भी इशू नहीं किया, पेमेंट भी नहीं कर रहा है, तो फिर कौन सी डेट मानेंगे बेटा हम लोग? जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री की, रेसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। The next, time of supply in case of associated enterprises। अभी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब क्या? ऐसा एंटरप्राइज जिसका एक एंटरप्राइजेस का दूसरे एंटरप्राइजेस में 26% से ज्यादा होल्डिंग है ना, तो उसे अपन बोलते हैं बेटा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो अगर मान के चलो एक आशीष एंटरप्राइजेस है, आशीष लिमिटेड, यह है इंडिया में, बराबर, और इसकी एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, ये कौन सी है? दीपिका लिमिटेड है, दीपिका लिमिटेड या दीपिका आईएनसी, ये है यूएस में, हसुमत हो सकती है ना। तो अब आशीष ने इनसे सर्विस ली, और अब पेमेंट रिवर्स चार्ज में मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में पेमेंट मुझे करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? तो फिर उन्होंने इस केस में बोला है बेटा, द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी, जब मैं उसको पेमेंट करूंगा या दीपिका को मेरे बुक्स में डेबिट करूंगा, है ना, मेरे बुक्स में, क्योंकि मैंने उससे सर्विस ली, तो या तो डेट ऑफ डेबिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। डेबिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस 2 ही पॉइंट याद रखो इतने। तो देखो, इस पे भी एक एग्जांपल, Apte and Apte Limited is located in India and
होल्डिंग 51% शेयर्स ऑफ विल्सन्स लिमिटेड, ऑफ कोर्स 26% से ज्यादा है तो एसोसिएटेड बन गया, अ यूएस बेस्ड कंपनी। विल्सन प्रोवाइड द बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज टू आप्टे एंड आप्टे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर आप्टे एंड आप्टे। देखते आप्टे एंड आप्टे को पे करना पड़ेगा सर्विस टैक्स क्योंकि रेसिपिएंट आप्टे एंड आप्टे। एग्रीड कंसिडरेशन है $1 lakh। डेट ऑन विच द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, सर्विस जिस दिन प्रोवाइड की हुआ है 16/12। डेट ऑन विच इनवॉइस इज सेंड बाय विल्सन 19/12, कोई मतलब नहीं इसका। डेट ऑफ डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ आप्टे एंड आप्टे, ये काम की डेट है। एंड डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ डेबिट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्या है बेटा, 30/12/2018 इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। कितना सिंपल रहता। एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के केस में इंपॉर्टेंट मार्क करो, आता है एग्जाम में, डेट ऑफ डेबिट और पेमेंट विच एवर इज। ओके, और एक क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क करो, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी दिया हुआ है, देखो आंसर भी है इसका। ओके, देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब सेम मीनिंग असाइन टू सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डेट ऑफ डेबिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। आया समझ में? तो यहां बस इनवॉइस के दिन से 30 दिन नहीं देखना है, 60 दिन देखना है, 61st डे को कंपेयर करना। देन इन केस ऑफ वाउचर, यहां भी सेम है, गुड्स के केस में भी वाउचर देगा, सर्विसेज के केस में भी हो सकता है, राइट। फॉरेन ट्रिप का वाउचर दिया, हो सकता है, यस। तो अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, अगेन वही फंडा है, वाउचर अगर आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन वाउचर इश्यू किया जाएगा, इश्यू डेट वाउचर की, वो टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर वाउचर डेट आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर रिडेम्पशन, आप हिंदी में लिख के रख दो। इफ वाउचर इज आइडेंटिफाइबल, इफ वाउचर इज आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ इश्यू, if not then redemption, same, right। तो देखो, चलो इसका भी क्वेश्चन दे रहे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द सप्लाई इज बाय इश्यू ऑफ वाउचर फॉर द सेम नेचर ऑफ सर्विस। देखो सेम नेचर मतलब यहां सर्विस आइडेंटिफाइबल, पहले भी ऐसी सर्विस दे चुके थे और सेम सर्विस के लिए हमने वाउचर दिया, मतलब सर्विस आइडेंटिफाइबल है। देखो ये पॉइंट से समझता आइडेंटिफाइबल या नहीं, छोटे छोटे पॉइंट। वैलिड फॉर अ ईयर एंड आर इश्यूड आफ्टर सप्लाई ऑफ फर्स्ट सर्विस। तो जैसी फर्स्ट सर्विस है उसी सर्विस के लिए हमने दूसरा वाउचर इश्यू किया, तो यहां आइडेंटिफाइबल है, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो इश्यू ऑफ वाउचर कौन से दिन है, देखो 1/1/19, तो ये माना जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ये सब डेट रिडेम्पशन हो गई, इसका कुछ काम ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। पर्टिकुलर ऑफ वाउचर देखो क्या, वाउचर वैलिड फॉर 1 year इज इश्यूड टू द रेसिपिएंट आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर एनी अदर सर्विस। एनी अदर सर्विस मतलब यहां अनआइडेंटिफाइबल है, तो जिस दिन रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन की डेट कौन सी है वाउचर की, 14/12/2019। This is your time of supply, unidentified, simple. Then residual rule, अगर सबसेक्शन 2, 3 और 4 के हिसाब से 13 का सबसेक्शन 2, 3 और 4 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा है, तो फिर ऐसे केस में पीरियोडिकल रिटर्न जिस दिन फाइल हुआ अगर किया होगा तो, और नहीं किया तो जिस दिन टैक्स का पेमेंट किया वो दिन माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, जो वहां पे भी देख चुके, राइट। पीरियोडिक रिटर्न और टैक्स पेमेंट। एन इनकम टैक्स सर्च वॉज कैरिड आउट एट अ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ एक्स वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी। In the course of such a large volume of undisclosed asset were found, which he claims
as his service income. On the basis of GST, authorities investigate the GST liability. The date of provision of service, whether in the first half or in the second half of the financial year, being scrutinized by the income tax authorities are not known. ये सब कुछ नहीं पता है, मतलब 2, 3, 4 नहीं हो रहा है. Mr. X voluntarily pays the GST during the investigation. What is the time of supply of the service? तो यहां जिस समय उसने जीएसटी पे किया, दैट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि रिटर्न ये फाइल नहीं कर रहा. ही डजंट रजिस्टर्ड, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो फिर जिस दिन ये क्या करेगा बेटा, टैक्स भरेगा, वो दिन माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ इनवॉइस और प्रोविजन ऑफ सर्विस, periodical return is not filed, therefore date of payment of GST. And then last value addition, ये भी देख चुके. अगर कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फी कोई सर्विस के लिए हम कलेक्ट करते, तो फिर जिस दिन वो लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट कलेक्ट किया, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. तो देखो एग्जाम्पल है, भारती एयरटेल चार्जेस 100 रुपीज एज ए लेट फी फ्रॉम द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द बिल for the month of February 18. The time of supply for such a fee will be the date on which Bharti Airtel receives such a fee from the customer. जिस दिन वो रिसीव करेगा, that would be the time of supply. Simple. और हाँ, एक बात और, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज. एक्सचेंज कौन से वैल्यू में हो, क्योंकि जो रेट है करेंसी के वो तो बहुत फ्लक्चुएट रहते, तो कौन से दिन का रेट मानेंगे बेटा, तो आरबीआई अप्रूव करता है. देखो, द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शॉल बी एप्लीकेबल एट रेफरेंस रेट फॉर द करेंसी डिटर्मिन्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द डेट ऑन विच द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अराइजेस. मतलब जिस दिन आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अराइज हुआ, उस दिन आरबीआई का क्या रेट है, उस हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाएगा. ओके गाइस, आपको इसको एक बार और देखना पड़ेगा. बहुत सिंपल सर्विस है. आपको अगर एक समझ गया गुड्स का, तो सर्विसेज का अपने आप समझ में आ जाएगा. ओके, इस लेक्चर को वापस देखो, छोटा सा लेक्चर है, फटाफट, और फिर क्वेश्चन आप खुद करो. राइट, ओके.